गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम एजुकेशन ऑनलाइन बाय ज्योति मैम। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान क्या है और इसमें आज पढ़ने वाले हैं संसदीय शासन पद्धति क्या होती है। देखिए, संसदीय शासन पद्धति क्या होती है, इसमें संविधान में जो नागरिक हैं, मतलब संसद के अनुसार सारा से शासन व्यवस्था चलेगी। अब संसद क्या है, संसद चलता है संविधान के अनुसार। और संविधान में क्या मेंशन किया हुआ है कि भारत में जो प्रत्येक नागरिक है उसको वोट डालने का अधिकार होगा। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्र संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार, ये शब्द आप बार बार सुनेंगे, वयस्क मताधिकार, इसका मतलब होता है कि हर वह व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो गया है, या कोई भी व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, कोई भी, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको मत देने का अधिकार होगा, यानी वोट देने का अधिकार होगा। तो जो हमारे इस टाइम जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान सभा के सदस्य जो थे, उन्होंने यह निर्णय लिया कि हर वयस्क व्यक्ति को मत का अधिकार दिया जाएगा। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ सकते हैं। यानी इसमें जो मताधिकार मिला हुआ है, किसी भी जाति, धर्म या लिंग को लेकर, लिंग मतलब कोई ये नहीं कि सिर्फ पुरुष मत दे सकते हैं, महिलाएं भी मत दे सकती हैं, और कोई भी जाति के व्यक्ति, कोई भी धर्म के व्यक्ति, वो सबको मत देने का अधिकार होगा। फिर है नेक्स्ट शब्द, सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या होता है, सभी को, यानी किसी भेदभाव के बिना अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना। यानी जब जो देश की शासन व्यवस्था है, जहाँ लोकतंत्र है, वहाँ प्रतिनिधि भी होंगे हमारे, यानी जो संसद के अंदर जाके हमारे बातों को रखेंगे, यानी हमारे प्रतिनिधि बनेंगे। तो उनको चुनने के लिए सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग किया गया है। प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी जो प्रतिनिधि हमने अपने चुन के भेजे हैं वो हमारे प्रति जवाबदेह हैं। हम उनसे पूछ सकते हैं, क्या हमने आपको चुना है, आपको ये कार्य, आपके ये कर्तव्य थे, आपने ये पूरे क्यों नहीं किए हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। तो जो संसदीय शासन पद्धति है, यानी संसद जो चलेगी वो जनता के अनुसार चल रही है, जनता उसको शासन कर रही है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा यानी संविधान के अनुसार जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें जो शक्तियाँ हैं वो 3 अंगों में बांटी गई है। पहला है विधायिका, फिर है कार्यपालिका और फिर है न्यायपालिका। देखिए, विधायिका क्या कार्य करती है, विधायिका जनता द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो कानून बनाते हैं। कानून कहाँ बनते हैं, संसद के अंदर, क्योंकि संसद में मतलब, या फिर विधानसभा, एक राज्य की जो एक संविधान सभा होती है, विधानसभा होती है, उसके अंदर कानून बनते हैं, तो उसे बोलते हैं विधायिका, जहाँ पे कानून का निर्माण होता है। फिर है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करवाने का काम करती है, यानी पुलिस व्यवस्था हो गई, ठीक है। अब मान लो कानून बना शिक्षा को लेकर कि शिक्षा में सबको 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। अब इसको लागू कौन करवाएगा, यानी शिक्षा विभाग, वो हमारी कार्यपालिका है एक तरह से। फिर है न्यायपालिका। न्यायपालिका में जो कानून बनाए गए हैं, अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो उसको दंड मिलेगा, यानी जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन करवाएगी न्यायपालिका, ठीक है। अगर लोगों में डर ही नहीं होगा न्याय का, तो लोग पालन क्यों करेंगे। तो न्यायपालिका का ये कार्य है कि जो कानून बनाए गए हैं उनको सही तरीके से लागू करवाया जाए, उनका पालन करवाया जाए। फिर है राज्य, किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। मतलब इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक अंग जो होगा उसकी शक्तियाँ अलग हैं, और वह दूसरे अंग के ऊपर एक तरह से कहते हैं ना, अंकुश लगा सकता है। अगर अपने आप में सारे ये अंग स्वतंत्र हैं, लेकिन ये जवाबदेह हैं एक दूसरे के प्रति। अब कार्यपालिका जो विधायिका है, ये किसके प्रति जवाबदेह है, ये विधायिका हमारी जनता के प्रति जवाबदेह है कि कानून बनाए गए हैं वो सही बने हैं, जनता के उपयोग के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह है, विधायिका के प्रति। विधायिका ये पूछ सकती है कि हमने जो कानून बनाया उनको लागू क्यों नहीं करवाया है आपने, यानी हर कोई जवाबदेह है। न्यायपालिका संसद के प्रति जवाबदेह है कि जो कानून बने थे उनका पालन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारे अंग जवाबदेह हैं, यानी उन्हें आंसर देना पड़ता है। अगर किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे तो यह क्या हो जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा
क्रियाकलाप दिया गया है इसके अंदर। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 मिलाते हैं आपस में। पहला है स्तंभ, भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है, ये आप जानते हैं कि भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष। ठीक है। फिर दूसरा है जनता द्वारा चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं जनता द्वारा? कौन से प्रतिनिधि चुनते हैं ना हम अपने। फिर है आज़ादी के लिए संघर्ष। क्या था वो? स्वतंत्रता संघर्ष। कानून बनाने वाली संस्था भी पड़ी है जो कानून बना रही है, वह है कार्यपालिका, सॉरी वह है विधायिका। फिर कानून को लागू करवाने वाली संस्था कौन सी है? कार्यपालिका। और कानूनों को सही व्याख्या और न्याय कराने वाली संस्था है न्यायपालिका। ये आप सभी जानते हैं। अब प्रश्न देखते हैं एक बार। प्रश्न है सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि जो वोट देने के लिए जो प्रतिनिधि चुनते हैं हम, वह सार्वभौमिक मताधिकार के अंदर आता है। यानी जो हम प्रतिनिधि चुन रहे हैं वो हमारे लिए जवाबदेह होंगे। फिर है संसदीय शासन पद्धति की जनता की शासन की पद्धति कैसे है? संसदीय शासन पद्धति यानी संसद में सारा सिस्टम चल रहा है, हमारा संसद से चल रहा है। अब संसद का निर्माण कैसे हो रहा है? संसद का निर्माण होना है उन लोगों से जो जनता वहाँ भेज रही है ना, जो प्रतिनिधि जनता वहाँ भेज रही है, उनसे संसद का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन पद्धति क्या है? जनता के शासन की पद्धति है, क्योंकि जनता इनडायरेक्टली उसको चला रही है। नेक्स्ट है राज्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, इनका क्या महत्व है? ऊपर आप पढ़े हैं 3 अंग हैं, उनका महत्व, उनके कार्य आप लिख सकते हैं उसके अंदर। और फिर है शक्तियों का बंटवारा को स्पष्ट कीजिए। शक्तियों का बंटवारा मतलब जो तीनों अंग हैं उन सबकी शक्तियाँ अलग अलग हैं, कार्य अलग अलग हैं, तो उन कार्यों की शक्तियाँ भी अलग अलग होंगी, लेकिन उन शक्तियों के ऊपर अंकुश लगाया गया है, यानी उनको रोक सकते हैं। उनके कुछ कार्यों को हम, अगर वह हमारे कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें आंसर करना पड़ेगा कि आपका ये कार्य था, आपने क्यों नहीं करा। तो शक्तियों का बंटवारा किया गया, हर अंग की अपनी अलग शक्ति निर्धारित की गई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी और अपने आप ग्रुप पर इस वर्कशीट को कंप्लीट करके भेजेंगे। थैंक यू।